हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वंशागति के सिद्धांत। ठीक है, क्या स्टडी करने वाले हैं? वंशागति और विविधता के सिद्धांत। इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेंडल के नियम। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं या माता पिता से संतानों में कैसे जाते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आज पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से आज का लेक्चर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मेंडल के नियम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मेंडल कौन थे और क्या करते थे। ठीक है, तो मेंडल ने सबसे पहले बताया कि ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, अर्थात माता पिता से जो संतानों में जाने वाले लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो इन लक्षणों की वंशागति का आधार मेंडल ने बताया कि ये लक्षण किस प्रकार से माता पिता से संतानों में जाते हैं, या अर्थात स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग जानते हैं कि पहले यह पता था, यह संभावना थी मेंडल के बताने से पहले कि हाँ, जो आनुवांशिक लक्षण है इनके स्थानांतरण का जो आधार है वह लैंगिक प्रजनन ही है, लेकिन इससे पहले कुछ पता नहीं था। तो सबसे पहले मेंडल ने बताया था कि आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, माता पिता से संतानों में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, अर्थात पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं। और मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का या आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी का पिता, आनुवांशिकी को जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और आप लोग जानते हैं एक और साइंटिस्ट हैं, थॉमस हंट मॉर्गन या टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, टी.एच. मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन को आधुनिक, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है या आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है थॉमस हंट मॉर्गन को। ठीक है, तो आगे हम लोग थॉमस हंट मॉर्गन का क्या भी रिसर्च है या लिंकेज वगैरह के टॉपिक वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? मेंडल के नियम। तो यहाँ पे देखिए, आनुवांशिकी क्या होता है या जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए आनुवांशिकी के अंदर क्या किया जाता है? विभिन्नता और वेरिएशन। ठीक है, विभिन्नता मीन्स वेरिएशन का क्या किया जाता है? आनुवांशिकी के अंदर पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से लक्षण जाते हैं इनका अध्ययन किया जाता है, अर्थात वंशागति। क्या कहते हैं इसको? वंशागति कहते हैं। ठीक है, तो आनुवांशिकी के अंदर वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। किसका? विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो वंशागति को हेरिडिटी कहते हैं, वंशागति को हेरिडिटी, और विभिन्नता को क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। विभिन्नता को वेरिएशन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो आनुवांशिकी के अंदर क्या होता है? वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन होता है। वंशागति क्या है देखिए, और विभिन्नता क्या है? वंशागति माता पिता से संतानों में जो लक्षण होते हैं उनके स्थानांतरण को, आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण को हेरिडिटी या वंशागति कहा जाता है। और विभिन्नता आप लोग जानते हैं, जो माता पिता होते हैं और उनकी जो संतानें होती हैं उनमें समानता क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो भिन्न लक्षण है, जैसे रंग, रूप, आकृति, ठीक है, ये लंबाई, इन सभी में भिन्नता पाई जाती है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? भिन्नता या अंतर। ठीक है, तो आनुवंशिकी के अंदर वंशागति और भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। और आप लोग जान गए कि जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल।
आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम मेंडलीफ है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप लोग पढ़ते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेंडल या मेंडलीफ। तो ध्यान देंगे यहाँ पे मेंडल है, केमिस्ट्री में कौन है, मेंडलीफ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल है। ठीक है, समझ में आया। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ऑस्ट्रिया में एक पादरी थे। इन्होंने अपना जो प्रयोग है वह मटर के पौधे पे किया। किस पे किया, मटर के पौधे पर किया, मटर। और इस मटर को सामान्यतः उद्यान मटर, ठीक है, कौन सी मटर, उद्यान मटर के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग है वह मटर के पौधे पर किया। ठीक है, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सैटाइवम। तो इन्होंने मटर के पौधे पे अपना प्रयोग लगभग 7 वर्षों तक किया। कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक, लंबे समय तक किया। ठीक है, तो काफ़ी समय तक इन्होंने अपना प्रयोग किया और कई बार इन्होंने प्रजनन कराया, पौधों के बीच स्वपरागण कराया और या परपरागण कराया। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे डाटा कलेक्ट किए और उसको में क्या किया, मैथमेटिक्स यूज़ किया, अप्लाई किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, निष्कर्ष निकाला कि जो आनुवांशिक लक्षण है वह किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, उनका स्थानांतरण कैसे होता है। लेकिन जिस समय मेंडल ने यह नियम बताया, यह निष्कर्ष बताए कि इस प्रकार से आनुवांशिक लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं, तो उस समय मेंडल के नियम को स्वीकारा नहीं गया। ठीक है, उस समय मेंडल के नियम को स्वीकारा नहीं गया। लेकिन बाद में जब आधुनिक साइंटिस्ट जैसे कोरेंस हैं, बैटसन हैं और मॉर्गन हैं, इन सभी ने जब क्या किया, स्टडी किया, अध्ययन किया, तो मेंडल के नियम को सही पाया। तो मेंडल के नियम को या मेंडल के निष्कर्ष को नियम के रूप में माना गया। ठीक है, पहले इनके नियम को क्या किया गया था, नहीं माना गया था, बाद में माना गया। जब आधुनिक वैज्ञानिक ने क्या किया, स्टडी किया, तो वही निष्कर्ष मिला जो मेंडल ने बताया था। और फिर मेंडल को क्या कहा गया, आनुवांशिकी का पिता कहा गया और उनके नियम को, उनके निष्कर्ष को स्वीकृत किया गया। तो मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पे प्रयोग किया और मटर के पौधे पे उन्होंने क्या किया, 7 लक्षणों को चुना। ठीक है, कितने लक्षणों को, 7 लक्षणों को चुना और उन 7 लक्षणों में के 2 रूप होते थे। कितने रूप होते थे, 2 रूप। देखिए वे 7 लक्षण आपको इस टेबल में दिखाई दे रहे हैं। पहला लक्षण है बीज का आकार। मटर का पौधा तो आप लोग देखे ही हैं, मटर खाते भी हैं आप लोग सब्जी में। ठीक है, बीज का आकार। तो बीज का आकार उन्होंने देखा कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है गोल और दूसरा होता है झुर्रीदार। कैसा, गोल और झुर्रीदार। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये गोल हो गया, ये बीज का आकार कैसा है, गोल। झुर्रीदार कैसा होता था, ऐसे जैसे सिकुड़ा हुआ हो, ये हो गया झुर्रीदार। समझ रहे हैं ना, तो ये गोल है और ये झुर्रीदार। तो जो लक्षण क्या है, बीज का आकार, इसमें 2 रूप होते हैं या रूप, या हम उसको विशेषक कहते हैं। इसमें से एक लक्षण प्रभावी होता है, दूसरा लक्षण अप्रभावी होता था। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण यहाँ पे क्या है, गोल है और अप्रभावी क्या है, झुर्रीदार है। ठीक है, तो आगे देखिए दूसरा लक्षण क्या है, बीज का रंग। तो बीज का कोई रंग होगा, तो आप देख रहे हैं बीज का रंग कैसा है, पीला। पीला रंग आप लोग देखे हैं, तो पीला रंग तो हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास पीले रंग का मार्कर नहीं है। तो पीला एक कैसा होता है, पीला, और हरा, और एक बीज कैसा होता है, हरा। तो हरा मार्कर मेरे पास है, इस तरह से मैं हरे रंग का बीज बना सकता हूँ। ठीक है, तो एक बीज कैसा होता है, हरा। तो पीले रंग का जो बीज होता है वह प्रभावी लक्षण है, पीला रंग, और हरा कैसा है, अप्रभावी होता है। ठीक है, दूसरा देखिए पुष्प का रंग। नेक्स्ट क्या है, पुष्प का रंग, या पुष्प मतलब फूल। फूल का रंग कैसा होता है, आप लोगों ने मटर का फूल देखा होगा, खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे बैगनी रंग का, कैसा होता है, बैगनी रंग का फूल खिलता है या सफ़ेद रंग का फूल खिलता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का जो फूल होता है वह प्रभावी होता है और सफ़ेद रंग का फूल जो होता है वह अप्रभावी होता है। ठीक है, समझ में आया ना। अब अगला लक्षण है पुष्प की स्थिति। स्थिति मतलब वह किस स्थान से निर्मित होता है। पुष्प की स्थिति 2 प्रकार की होती है, एक होती है अक्षीय और दूसरा होता है अंतस्थ। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये कोई पौधा है, यहाँ से यह शाखा निकली हुई है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब क्या होता है, दो शाखा के अक्ष पे, दो शाखा के एक्सिस पे यहाँ पे पुष्प बनता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं अक्षीय। यह कैसा पुष्प है? अक्षीय, क्योंकि इसका निर्माण एक्सिस पे होता है या अक्ष पे होता है। और यह जो लक्षण होता है यह प्रभावी लक्षण होता है। कैसा लक्षण है? प्रभावी विशेषक है, ठीक है। और दूसरा होता है अंतस्थ। अंतस्थ को टर्मिनल कहते हैं। डायग्राम देखिए समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यह पौधा है और इसके सिरे पर, ठीक है, अंतिम सिरे पर अगर पुष्प बनता है तो इसको कहा जाता है अंतस्थ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ। अंतस्थ पुष्प है। पुष्प कैसा है? अंतस्थ है। ये सिरे पर पुष्प बनता है। तो जो अंतस्थ होता है वह अप्रभावी विशेषक होता है और अक्षीय कैसा होता है? प्रभावी विशेषक, ठीक है। अगला लक्षण देखिए, फली का आकार। जो आप लोग मटर मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें से दाने निकालते हैं तो उसकी क्या होती है? फली होती है या पॉड होता है। तो फली का आकार कैसा होता है? तो इसके लिए भी आप लोग डायग्राम देखिए। देखिए आपने देखा होगा एक ऐसी फली होती है जो काफ़ी अच्छे से फूली हुई होती है ऐसे, ठीक है। तो ये है फूली हुई या स्मूथ। कैसा है? फूली हुई है। तो ये जो फूली हुई फली होती है यह कैसी होती है? प्रभावी विशेषक होती है। फूला हुआ क्या है? प्रभावी। और दूसरा देखिए सिकुड़ी हुई। दूसरा क्या होता है? सिकुड़ी हुई। तो यहाँ पे देखिए ऐसे दानों के ऊपर ये थोड़ा सा उभरा होता है और बीच में यहाँ पे दबा रहता है। तो इस तरह से कुछ फलियाँ आपको मिल जाएंगी जो ऐसे सिकुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। और ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये जो सिकुड़ी हुई है यह कैसी होती है? अप्रभावी विशेषक होती है। सिकुड़ा हुआ जो लक्षण है वह कैसा है? अप्रभावी विशेषक होता है, ठीक है। अगला है फली का रंग। ये जो फली है यह कितने रंग की हो सकती है? तो यह फली दो रंग की हो सकती है, या तो पीली हो सकती है या हरी। तो यहाँ पे जो हरा होता है वह कैसा होता है? प्रभावी। और पीला क्या होता है? अप्रभावी होता है, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे जो फली का रंग है इसमें हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी विशेषक है। लेकिन बीजों के रंग में उल्टा है। पीला बीजों का रंग प्रभावी होता है और हरा रंग क्या होता है? अप्रभावी होता है, ठीक है। समझ में आया ना। और अंतिम जो लक्षण है देखिए तने की लंबाई। तने की लंबाई दो प्रकार की हो सकती है। अगर वह लंबा है तो हम कहेंगे बड़ी लंबाई, अधिक लंबाई है तो लंबा, और अगर पौधा क्या है? छोटा है तो हम कहते हैं बौना। इस प्रकार इन्होंने 7 लक्षणों को चुना जिसमें कुल 14 विशेषक, ठीक है, क्योंकि एक के 2 विशेषक हैं तो विशेषक उपस्थित थे। और इनमें मटर के पौधे में फिर परागण कराया, ब्रीडिंग कराया, उसके बाद उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला, ठीक है। तो आगे देखते हैं। मेंडल ने यह बताया कि जो लक्षण हैं उनका स्थानांतरण कारक करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा होता है? कारक के द्वारा होता है। मेंडल ने बताया कि जो लक्षण हैं उनका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? कारक के द्वारा होता है। कारक, कारक को फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। मेंडल ने कहा कि आनुवांशिक लक्षण माता पिता से संतानों में कारक के द्वारा जाते हैं, ठीक है। या कारक, वो कारक ही होते हैं जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इन्होंने उसे क्या कहा? कारक कहा या फैक्टर कहा। आज के समय में, आधुनिक समय में इन्हीं कारक या फैक्टर को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जो जीन शब्द है, जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने, किसने? जॉनसन ने सबसे पहले किया था। या जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, ठीक है। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का वह खंड होता है जो किसी एक लक्षण का निर्धारण करता है। जीन क्या होता है? डीएनए का खंड होता है। डीएनए का खंड होता है जो एक लक्षण का निर्धारण करता है। क्या करता है? एक लक्षण का निर्धारण करता है।
समझ में आया? जीन क्या होता है? डीएनए का खंड होता है जो एक लक्षण का निर्धारण करता है। देखिए किसी भी एक जीन में 2 एलील होते हैं, किसी भी एक जीन में 2 एलील होते हैं। तो मान लीजिए मैं तने की लंबाई के लिए टी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? टी। तो यहाँ पे क्योंकि एक जीन है तो क्या होगा? 2 एलील होंगे, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो इसमें देखिए कितने एलील हैं? 2 एलील है। क्या है? 2 एलील हैं। तो ये जो 2 एलील हैं यही क्या होते हैं? कारक होते हैं या विशेषक होते हैं। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी। तो जीन में क्या होते हैं? 2 एलील होते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः जो प्रभावी विशेषक होता है, जो प्रभावी विशेषक होता है उसको कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। जैसे लंबा है, कैसा है? लंबा। तो लंबा के लिए क्या दिखाते हैं? कौन सा लेते हैं? ठीक है, कैपिटल टी। प्रभावी के लिए क्या लेते हैं? कैपिटल टी। और बौना के लिए क्या लेते हैं? स्मॉल टी। ठीक है, छोटा लेटर लेते हैं, छोटा अक्षर लिया जाता है। तो प्रभावी के लिए बड़ा अक्षर और अप्रभावी के लिए क्या लेते हैं? हम एक छोटा अक्षर लेते हैं। प्रभावी विशेषक के लिए बड़ा, अप्रभावी विशेषक के लिए छोटा। या आप कह सकते हैं एलील भी क्या होंगे? जैसे यहाँ पे कैपिटल टी है तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। इस तरह जोड़े में ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का जोड़ा हो सकता है। तो किसी एक जीन में कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए जब क्या होता है कि जीन में दोनों एलील क्या हों? कैपिटल टी या स्मॉल टी होते हैं, तो इसे हम कहते हैं समयुग्मजी। क्या कहते हैं? समयुग्मजी। और जब क्या हो? एक प्रभावी हो और एक अप्रभावी, तो इसे कहा जाता है विषम युग्मजी। इसे क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहा जाता है। विषम का मतलब दोनों अलग अलग है, विषम डिफरेंट है। यहाँ पे देखो दोनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है। तो दोनों एलील क्या होते हैं? जब प्रभावी होते हैं तो हम कहते हैं समयुग्मजी, या दोनों एलील अप्रभावी होते हैं तब समयुग्मजी। जब एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है तो इसे कहा जाता है विषम युग्मजी। ठीक है, समझ में आया ना? समयुग्मजी क्या है, विषम युग्मजी क्या होता है। ठीक है, तो जब मेंडल ने क्या किया? प्रयोग किया, तो उन्होंने मेंडल ने जब प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण कौन करता है? कारक करता है। तो मेंडल ने क्या किया? जब संकरण कराया तो जब क्या किया जाता है? एक लक्षण को लेकर के संकरण कराया जाता है तो कहा जाता है एक गुण संकरण। क्या कहते हैं? एक गुण संकरण। और जब क्या करते हैं? 2 लक्षण को लेकर के संकरण कराया जाएगा तो उसे कहा जाता है द्विगुण संकरण। एक गुण संकरण को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और द्विगुण संकरण को डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। द्विगुण संकरण को क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जब एक लक्षण को मान लीजिए केवल तने की लंबाई को लेकर के क्रॉस कराया जाए या परागण कराया जाए तो हम कहते हैं कि वह क्रॉस या संकरण कैसा है? एक गुण है। लेकिन क्या हो? जब 2 मान लीजिए एक बीज का रंग और एक बीज का आकार, 2 लक्षणों को लेकर के ठीक है क्रॉस कराया जाएगा तो इसे कहा जाएगा द्विगुण संकरण। ठीक है, तो मेंडल के जो निष्कर्ष थे उसको नियम कहा गया। और मेंडल के कुल देखा जाए तो 3 नियम हैं। ठीक है, एक प्रभाविता का नियम और दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक गुण संकरण पे जो आधारित नियम है पहले हम लोग उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद द्विगुण संकरण पे आधारित। ठीक है, तो एक गुण संकरण पे मेंडल के 2 नियम आधारित हैं, 2 नियम हैं। ठीक है, प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम।
पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है। पहला प्रभाविता, दूसरा पृथक्करण का नियम। समझ में आ रहा है? देखिए, इसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं प्रभाविता के नियम को। तो मेंडल ने इसमें क्या बताया? उन्होंने सबसे पहले कई जातियों तक पौधे को आपस में कई पीढ़ियों तक संकरण कराया और प्राप्त किया शुद्ध पौधे, ठीक है। जैसे शुद्ध गोल या शुद्ध झुर्रीदार, ऐसा पौधा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? उनमें आपस में स्वपरागण कराना पड़ता है कई पीढ़ियों तक। तो इन्होंने कई पीढ़ियों तक आपस में पौधे में स्वपरागण करा करके शुद्ध पौधों को क्या किया? प्राप्त किया, ठीक है। और इन्होंने देखा कि जब आपस में दो विपरीत विशेषक वाले शुद्ध पौधों को क्या किया जाता है? संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही विशेषक प्रदर्शित होता है। क्या होता है? केवल एक ही विशेषक प्रदर्शित होता है, और उस जो विशेषक प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी विशेषक, और जो विशेषक छिपा रहता है या प्रदर्शित नहीं होता उसे अप्रभावी विशेषक कहते हैं। यही मेंडल का क्या है? पहला नियम है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे तने की लंबाई अगर आप लेते हैं, किसका? तने की लंबाई, तो यहाँ पे एक पौधा कैसा होगा? लंबा, और दूसरा पौधा बौना। कैसा पौधा ले लिया गया? लंबा पौधा लिया गया, और दूसरा पौधा लिया गया बौना। दो पौधे लिए गए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या कराया गया? संकरण कराया गया, ठीक है। तो संकरण कैसे कराएंगे? देखिए, मान लीजिए एक पौधा है और इस पे यहाँ पे पुष्प खिला है, और यहाँ पर भी एक पौधा है और इस पर भी पुष्प खिला है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये मान लीजिए बौना है और यह मान लीजिए लंबा है, दोनों के बीच में संकरण कराना है। तो क्या करेंगे? इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पे हमको लाना पड़ेगा, या फिर हम इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर भी ला सकते हैं। तो इसका परागकण क्या किया जाएगा? इसके वर्तिकाग्र पर ला करके रख दिया जाता है, और दूसरे परागकण को वहाँ पे जाने से रोक दिया जाता है। तो चिमटी की सहायता से हम इसका परागकण इस पर रख देंगे, और क्या होगा? संकरण हो जाएगा, क्रॉसिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मेंडल ने देखिए दोनों पौधे शुद्ध लिए। कैसे? शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। कैसा है ये? शुद्ध है, ठीक है। जब इन्होंने इनके बीच में संकरण कराया तो इनको पहली पीढ़ी में, देखिए पहली पीढ़ी को F1 से प्रदर्शित किया जाता है। F1 का मतलब होता है फिलियल, फिलियल का मतलब ऑफ स्प्रिंग, 1 मतलब पहली पीढ़ी, और जो जनक होते हैं या माता पिता होते हैं इनको P से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात पेरेंट्स। तो इनके सामने ऐसे P लिखते हैं, और जो पहली पीढ़ी होती है उसको क्या लिखते हैं? F1 से लिखते हैं। तो इन्होंने देखा कि क्या होता है? पहली पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? केवल लंबे पौधे ही उत्पन्न होते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखिए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने का आपस में संकरण कराने से पहली पीढ़ी में केवल लंबा विशेषक ही प्रदर्शित होता है, बौना छिपा रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो लंबा विशेषक होता है या रूप होता है इसे प्रभावी, और जो बौना छिपा रहता है उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे होते हैं। यही क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है, क्योंकि लंबा जो विशेषक है यह क्या है? बौना पे प्रभावी होता है, बौने को प्रदर्शित नहीं होने देता, केवल लंबा ही प्रदर्शित होता है, ठीक है। समझ में आया? आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि प्रभावी अप्रभावी का मतलब यहाँ पे मान लीजिए एक बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, और दूसरा क्या है? वीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। जैसे कहीं पे दो मित्र हैं, दोनों में जो क्या होगा? स्ट्रांग होगा उसकी ज़्यादा चलती है, और जो क्या होता है? कमज़ोर होता है उसको मानना पड़ता है उसकी बात, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है? प्रभावी और अप्रभावी है, ठीक है। समझ में आया? तो अब आगे देखिए, इसको हम दूसरे प्रकार से भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसे देख सकते हैं?
तो हमें क्योंकि अब ज्ञान हो चुका है एलील का और जीन का, तो हम क्या करते हैं, इसका जीन रूप लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जीन रूप लिखेंगे। देखिए, जो लक्षण हमें दिखाई देता है वह उसका दृश्य रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे लंबा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बौना दिखाई दे रहा है, तो यह इसका क्या होता है, दृश्य रूप होता है, दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा जीन है, कौन सा एलील है, ये हमको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, जीन रूप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस क्रॉस को इस तरह से देखिए, यह पौधा क्या है, लंबा है, और दूसरा पौधा क्या है, बौना है। चलिए मार्कर में बदल देता हूँ, 2 रंग हो जाएगा। तो एक पौधा है लंबा और दूसरा पौधा कैसा था, बौना था। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, लंबा पौधा के लिए हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल टी, और बौना के लिए स्मॉल टी। क्योंकि दोनों शुद्ध पौधे हैं, इसलिए दोनों के पास क्या होगा, जो एलील है वह क्या होगा, यहाँ पे प्रभावी होगा और यहाँ पे अप्रभावी। ठीक है, ये अर्थात कैपिटल और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो जब भी जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, तो युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कैपिटल टी यहाँ, क्योंकि दोनों समान है, यहाँ पर भी स्मॉल टी, यहाँ पर भी स्मॉल टी। और युग्मकों को ऐसे वृत्त के अंदर रखा जाता है। युग्मकों को कहाँ पे रखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वृत्त के अंदर रखा जाता है, लिखा जाता है। इसका मतलब यह क्या है, युग्मक हैं। ठीक है, और ये पेरेंट्स हो गए। अब युग्मकों के मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है, या बीज का निर्माण होगा, या नए पौधे का, या नए ऑफस्प्रिंग या संतान का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यह जो युग्मक है इसको इन दोनों युग्मक के साथ लेंगे, ऐसे एक बार, फिर दोबारा देखिए इसको इसके साथ ले लिया। ठीक है, इस वाले को इन दोनों के साथ लिया, और एक बार फिर क्या करेंगे, इसको इन दोनों के साथ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, इस तरह से हमें सभी जगह कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब जगह क्या मिल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये सभी पौधे कैसे हैं, सभी लंबे हैं। सभी पौधे कैसे हैं, सभी लंबे हैं, लेकिन ये सभी संकर होते हैं। कैसे होते हैं, संकर। इनके पास एक देखिए अप्रभावी एलील जो है वह क्या होता है, छिपा रहता है। ठीक है, समझ में आया ना। केवल कैपिटल टी प्रदर्शित हो रहा है और स्मॉल टी क्या होता है, छिपा रहता है, प्रदर्शित नहीं होता है। तो यही क्या होता है, प्रभाविता का नियम होता है। ठीक है, समझ में आया। केवल F1 में एक ही विशेषक प्रदर्शित होता है, केवल एक ही। जो प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी, और जो छिपा रहता है उसे अप्रभावी कहते हैं। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम क्या है, पृथक्करण का नियम। पहला नियम समझ में आ गया ना, तो दूसरा देखेंगे आगे, पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पे देखिए, ये जो F1 पौधे हैं, अब इनके बीच क्या कराना पड़ेगा, संकरण कराना पड़ेगा। ठीक है, इनके बीच संकरण कराना पड़ेगा। देखिए, जो पृथक्करण का नियम है, यह नियम क्या कहता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। पृथक्करण के नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। देखिए यह नियम क्या कहता है, आप देख रहे हैं जो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे मिले हैं, ये शुद्ध रूप से लंबे नहीं हैं, ये संकर होते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में जो विशेषक छिपा रहता है युग्मक निर्माण के समय, वह क्या होता है, शुद्ध रूप से पृथक होकर के अगली पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाता है। अगली पीढ़ी में क्या होता है, प्रदर्शित हो जाता है। क्योंकि यह पृथक होकर के प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कराया गया, क्रॉसिंग कराया गया, परागण कराया गया। अब इन पौधों के बीच क्या कराएंगे, अगली पीढ़ी में स्वपरागण कराएंगे। तो देखिए हम क्या लेंगे, F1 का प्लांट लेंगे। कौन सा प्लांट, F1। तो यहाँ पर भी कैसा होगा, लंबा पौधा, लेकिन ये कैसा है, संकर लंबा होगा। कैसा पौधा होगा,
संकर लंबा। और दूसरा पौधा भी क्या होगा, संकर लंबा। तो इसका जल्दी से हम लोग जीन रूप लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये F1 वाले पौधे हैं, दोनों एक ही पौधे हैं जो हमको यहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब क्या करना है, युग्मक बनाना है। युग्मक देखिए बड़े ही आसानी से बनेगा, दोनों को अलग अलग कर देना है। तो यहाँ पे एक कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, और यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल टी और एक क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है युग्मक बनाना। अब दोनों को क्या करना है, अलग अलग कर देना है। अब इनको आप लोग जानते हैं कि युग्मक को वृत्त में रखते हैं, तो आप लोग ऐसे युग्मक को वृत्त में रख दीजिए। अब इनके बीच क्या कराना है, निषेचन कराना है या स्वपरागण कराना है। तो देखिए फिर बहुत ही आसान है, इस कैपिटल वाले टी को एक बार इस कैपिटल टी के साथ रखना है और फिर इसी कैपिटल टी को एक बार छोटे वाले, ठीक है, अक्षर के साथ रखना है, स्मॉल टी के साथ रखना है। यहाँ तक देखिए बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब दूसरा देखिए, ये जो स्मॉल टी है इसको भी क्या करेंगे, एक बार कैपिटल के साथ और एक बार स्मॉल के साथ। तो बड़ा ही आसान है, देखो इसको यहाँ से ले लीजिए, ऐसे हो गया, और इसके लिए यहाँ से भी कर दीजिए ऐसे। देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या मिलता है आपको, देखिए यहाँ से कैपिटल टी आया और यहाँ से कैपिटल टी, तो दोनों हमको मिल गया कैपिटल टी। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ से कैपिटल टी आ गया और यहाँ से आ गया स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से स्मॉल टी आया और यहाँ से कैपिटल टी। तो हमेशा प्रयास कीजिएगा कि कैपिटल टी को पहले लिखना है। तो एक कैपिटल टी मिला और एक स्मॉल टी मिल गया। आगे देखिए यहाँ से भी स्मॉल टी और यहाँ से भी स्मॉल टी, दोनों अक्षर कैसे मिलते हैं, छोटे या स्मॉल टी मिलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रभाविता का नियम कहता है कि जब क्या होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी एलील साथ में आते हैं तो कौन सा एलील प्रदर्शित होता है, प्रभावी एलील। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब दोनों कैपिटल टी होगा तो दोनों प्रभावी हैं और कैपिटल टी लंबा है, तो यह कैसा होगा, लंबा होगा यह पौधा। आगे देखिए यहाँ पे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात विषम युग्मजी कंडीशन है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो प्रभावी है वह अप्रभावी पे हावी रहता है, केवल प्रभावी ही प्रदर्शित होता है। तो लंबा क्या होगा, यहाँ पे लंबा प्रदर्शित होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हम लोगों ने तने की लंबाई लिया है, तने की लंबाई में प्रभावी लक्षण क्या होता है, लंबा, अप्रभावी क्या होता है, बौना। तो जब दोनों का कारक या दोनों का एलील साथ में आते हैं तो केवल एक ही क्या होता है, प्रदर्शित होता है, किसके अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, केवल लंबा हो गया। समझ में आ गया ना, देखिए यहाँ पे लंबा, तो ठीक इसी प्रकार यह भी क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, यह पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं जब दोनों अप्रभावी एलील होते हैं या दोनों अप्रभावी कारक होते हैं तो यह पौधा कैसा होगा, उसका अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होगा, अर्थात बौना हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बौना हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो यह क्या हो जाएगा, बौना हो जाता है, यह क्या होगा, बौना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अनुपात है हमें कैसा मिल रहा है, जो अनुपात है वह कैसा मिल रहा है, तीन संबंधे, तीन पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, और एक पौधा कैसा मिला है, बौना। तो यहाँ पे जो अनुपात है वह कैसा होता है, तीन संबंधे एक का अनुपात मिलता है। क्योंकि ये हमको लक्षण दिखाई दे रहा है तो यह दृश्य रूप अनुपात क्या होता है, तीन संबंधे एक मिलता है। ठीक है, तो यह एक गुण संकरण का F2 पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का, यह देखिए ये F1 पीढ़ी थी तो यह कौन सी पीढ़ी हो गई, F2 पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में जो अनुपात मिलता है दृश्य रूप का वह क्या मिलता है, तीन संबंधे एक मिलता है, अर्थात तीन लंबा पौधा मिलता है और एक बौना पौधा मिलता है। आप देख रहे हैं कि F1 में कोई भी पौधा बौना नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बौना पौधा प्रदर्शित हो जा रहा है। ठीक है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है कि जो युग्मक हैं वह क्या होते हैं, पृथक हो करके
प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इस नियम को क्या कहा गया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। तो पृथक्करण के नियम को क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दृश्य रूप अनुपात कितना मिला, देखिए इसका दृश्य रूप अनुपात जो एक गुण संकरण है, इसका दृश्य रूप अनुपात कितना मिला, 3/1, अर्थात 3 लंबा पौधा है और 1 कैसा है, बौना है। ठीक है, 3/1। लेकिन यहाँ पे जीन रूप अनुपात देखिए क्या मिलता है, जीन रूप अनुपात। ठीक है, जीन रूप अनुपात, जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे देखिए जो 3 तरह के हमें जीनोटाइप मिलते हैं, एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और तीसरा स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, जो कैपिटल टी है इसका नंबर कितना है, 1 है, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसका नंबर 2 है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है, केवल 1 है स्मॉल टी की। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो जीन रूप अनुपात है वह 1/2/1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक गुण संकरण का जो दूसरी पीढ़ी का F2 पीढ़ी का अनुपात होता है उसमें दृश्य रूप अनुपात 3/1 मिलता है और जीन रूप अनुपात 1/2/1 मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह एक गुण संकरण पे आधारित 2 नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द्विगुण संकरण पर आधारित नियम, अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और उसके साथ साथ हम लोग पुनेट स्क्वायर मेथड को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।